होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के स्पेस मिशंस की जो जर्नी रही वह कैसी रही। और अंत में हम ये भी बात करेंगे कि जो भारत अभी मिड 23 में चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाला है और साथ ही साथ आदित्य मिशन को भी बारे में सोचा जा रहा है, तो उसके बारे में कुछ बातें हमको जाननी ज़रूरी है, तो वो भी हम अंत में बात करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि भारतीय स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस की शुरुआती स्थिति कैसी रही। अपने साइकिल पर भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा रॉकेट को कैरी करते हुए इस तस्वीर को तो आपने जरूर देखा होगा। यह तस्वीर सन 1963 की है, जब इंडिया ने अमेरिका द्वारा बिल्ट नाइक अपाचे रॉकेट को तिरुवनंतपुरम के एक चर्च से लॉन्च किया था। यह इंडिया द्वारा लॉन्च पहला रॉकेट था। 1961 से ही भारतीय स्पेस एक्सप्लोरेशन की प्रत्यक्ष गतिविधि हमें देखने को मिलती है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिक्ष अनुसंधान को परमाणु ऊर्जा विभाग के अधिकार क्षेत्र में रखकर शुरू किया। 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर भाभा ने इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इनकॉस्पर की स्थापना की। यह वह समय था जब भारत चीन से युद्ध कर रहा था और भारत की फाइनेंशियल स्थिति बिल्कुल ही बदहाल में थी। परंतु भारत धीमी गति से ही सही पर स्पेस को एक्सप्लोर करने के अपने सपने को लेकर आगे बढ़ता रहा। और इसी जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट आता है 15 अगस्त 1969 को, यानी जब अंतरिक्ष कार्यक्रम को परमाणु ऊर्जा विभाग से अलग करके इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। अब भारत के पास एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो अपना पूरा फोकस अंतरिक्ष खोजों और भारत को स्पेस साइंस में नई बुलंदियों को पहुंचाने में लगा सकता था। और हुआ भी ऐसा ही। भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 को सक्सेसफुली लॉन्च किया। यह पूरी तरह स्वदेशी सैटेलाइट था जिसे बेंगलुरु में तैयार किया गया था और इसको रसिया के कॉस्मोस 3M रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इस सैटेलाइट को भेजकर भारत ने उस समय एक कीर्तिमान स्थापित किया, परंतु अभी भी भारत के पास अपना कोई लॉन्च व्हीकल नहीं था। अब भारत को यह सोचना था कि वह अपना लॉन्च व्हीकल की ज़रूरत को कैसे पूरा करे, और इस कसर को भी भारत ने जल्द ही पूरा कर लिया। 1980 में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना लिया, जिसकी मदद से रोहिणी सीरीज 1 सैटेलाइट लॉन्च करने में भारत सफल रहा। अब इंडिया ऐसा 7th कंट्री बन गया था जिसने अपना सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में सक्सेसफुली पहुंचाया था। और इसका श्रेय जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, जो इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। यहीं से भारत का स्पेस एक्सप्लोरेशन का क्षेत्र में एक नया दौर शुरू होता है। और इसके बाद तो इसरो ने अनेक मिशंस को अंजाम दिया और भारत ने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चलिए हम बात करते हैं भारत के उन इम्पोर्टेंट स्पेस प्रोग्राम्स के बारे में जिसे इंडिया ने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। चंद्रयान 1 मिशन 2008। 1990 में यह PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को डेवलप करने के बाद इसकी मदद से भारत ने 2008 में चंद्रयान 1 मिशन को अंजाम दिया। यह मिशन भारत का पहला मून मिशन था जिसने चंद्रमा को एक्सप्लोर करने का काम किया। साथ ही भारतीय तिरंगे को भी इसने चंद्रमा पर फहराया था। इसी सैटेलाइट ने चंद्रमा पर यह पता लगाया था कि हाँ, चंद्रमा पर भी वाटर मौजूद है और वह वाटर बर्फ के रूप में मौजूद था। इसे भी PSLV द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसने पहले ही प्रयास में मार्स प्लैनेट के ऑर्बिट में सक्सेसफुली अपने सैटेलाइट को स्थापित करने का रिकॉर्ड कायम किया। 2017 में भी ऐसा ही सिनेरियो हमको देखने को मिला, जब भारत ने 104 सैटेलाइट को बैक टू बैक पृथ्वी के ऑर्बिट में स्थापित किया। यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया से देखती रह गई और इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। अब चलिए हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि किसी सैटेलाइट को कैसे लॉन्च किया जाता है। एक सैटेलाइट को लॉन्च करने में 3 स्टेप लगते हैं। पहला स्टेप है रॉकेट को जमीन से 45 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाना, और उसको ले जाया जाता है बूस्टर के द्वारा, जिसमें सॉलिड फ्यूल का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसको कभी कभी सॉलिड S-200 बूस्टर भी कहा जाता है। दूसरे स्टेज में जब रॉकेट एटमॉस्फेयर में होता है, तब बूस्टर को अलग कर दिया जाता है
और अब पूरे एटमॉस्फेयर को पार करने का जो जिम्मा होता है वह लिक्विड फ्यूल इंजन का होता है, जिसमें लिक्विड फ्यूल और ऑक्सीडाइज भरा होता है। तीसरे स्टेज में लिक्विड इंजन भी हट जाता है और अब बारी आती है क्रायोजेनिक इंजन की। यह इंजन सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट तक पहुंचाता है और जैसे ही वह ऐसा कर लेता है प्रोटेक्टिव कवर हट जाता है और सैटेलाइट क्रायोजेनिक इंजन से भी अलग होकर ऑर्बिट में स्थापित हो जाता है। यही प्रोसेस दूसरे ग्रहों पर सैटेलाइट भेजने के लिए भी यूज़ होता है, परंतु केवल इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है। यदि हम वर्ल्ड के टॉप 5 स्पेस एजेंसीज की बात करें तो इंडिया का इसरो भी इसमें शामिल है। और उन 5 एजेंसीज की अगर लिस्ट की बात की जाए तो उस लिस्ट में सबसे पहला नाम होता है नासा, यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरे नंबर पर आता है हमारा प्यारा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तीसरे नंबर पर आता है चाइना का CNSA, यानी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चौथे नंबर पर आता है रशिया का रॉसकॉस्मोस और 5वें नंबर पर आता है UN का ESA। तो चलिए हम इन सभी 5 स्पेस एजेंसीज के मेजर अचीवमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है नासा। नासा का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1958 में किया गया था और इसने कॉस्मोलॉजी के क्षेत्र में अपने झंडे गाड़ दिए हैं। और यही वह एजेंसी है जिसने इंसानी सभ्यता को सबसे पहले सौरमंडल के बाहर की दुनिया को दिखाई थी, और इस काम को किया था नासा के द्वारा बनाए गए हबल टेलीस्कोप के द्वारा। इसने गैलेक्सी, सुपरनोवा और नेबुलास से दुनिया को वाकिफ कराया। और यही वह एजेंसी था जिसने चांद पर सबसे पहले ह्यूमन को भेजा था, यानी हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग को। यदि हम इसरो के अचीवमेंट्स की बात करें तो इसने चंद्रयान 1 मिशन के द्वारा चांद में वाटर की खोज की थी, यानी यह पता लगा था कि हाँ, चांद पर भी वाटर मौजूद है। इसने मंगलयान मिशन के द्वारा फर्स्ट ट्राई में मार्स के ऑर्बिट में सक्सेसफुली अपने सैटेलाइट को स्थापित करने का काम भी किया था। और यदि हम चाइनीज एजेंसी CNSA की बात करें तो इसकी स्थापना 1993 में की गई थी और इसने बहुत बड़ी मात्रा में सैटेलाइट लॉन्च करने का एक रिकॉर्ड बनाया। यानी अगर हम अभी बात करें तो अभी के 5465 एक्टिव सैटेलाइट्स में से 541 सैटेलाइट्स केवल चाइना के हैं। और चाइना ने ह्यूमन स्पेस मिशन को भी लॉन्च किया था और लगभग अभी 16 चाइनीज़ पीपल जो है वह स्पेस में जा चुके हैं। यदि हम रॉसकॉस्मोस की बात करें तो रसिया जो है वो पहली एजेंसी है जिसने पहला सैटेलाइट यानी स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था और इसी ने पहली बार एनिमल को स्पेस में भेजा था, यानी एक डॉग को। और यही वह एजेंसी थी जिसने चांद पर पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग करवाई थी। यदि हम इन एजेंसीज के खर्चों की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है यूनाइटेड स्टेट्स। US के नासा एजेंसी का जो पूरा टोटल खर्च आता है वह $61.97 बिलियन आता है। वहीं चाइना दूसरे नंबर पर है 11.94 बिलियन के साथ। इसी तरह जापान, फिर फ्रांस, फिर रशिया का कॉस्मोस, यूरोपियन यूनियन का ESA, उसके बाद जर्मनी और हमारा प्यारा भारत आता है जो बहुत ही कम कॉस्ट पर बहुत एफिशिएंट काम करके अभी हमको दे रहा है। और इसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वह है $1.93 बिलियन। अब हम अंत में यह जान लेते हैं कि चंद्रयान 3 और आदित्य मिशन क्या है। चंद्रयान 3 मिशन भारत का तीसरा लूनर मिशन है जिसे चंद्रमा के सतह पर लैंड किया जाना है। इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का ही फॉलो ऑन मिशन है। इसमें लैंडर और रोवर भी शामिल होंगे। वहीं दूसरी ओर आदित्य L1 भारत का पहला सोलर मिशन होगा जिसे लैग्रेंजियन पॉइंट L1 तक पहुंचाना है, जो कि एक सेफ पॉइंट है और बिना किसी गड़बड़ी के लगातार सूर्य का निरीक्षण इस पॉइंट पर रहकर वह कर सकता है। इस सैटेलाइट की खास बात यह है कि यह न केवल सूर्य का निरीक्षण करेगा बल्कि अपनी यात्रा के दौरान सूर्य कैसे हमारे अंतरिक्ष मौसम को प्रभावित करता है उसका भी पता लगाएगा। इस मिशन पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई है, तो आई होप यह मिशन mid-23 तक लॉन्च हो जाएगा और सक्सेसफुली लॉन्च हो जाएगा। तो जैसे ही नया कोई इन्फॉर्मेशन आता है मैं आपके साथ शेयर करूँगा ज़रूर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।